अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच पर मबनी खबरें सुनते हैं। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप सब ने सुनना है। यमन ने एक बार फिर मैदान में आ चुका है इसराइल के ख़िलाफ़ और बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि शाम में दाइश बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। उर्दन का बयान भी सामने है। यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से बात करेंगे कि रूस ने फिर से हमला कर दिया है, क्या होने वाला आने वाले दिनों में, और BLA पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह BLA ने सब कुछ किया, वो ज़ाहिर बात है आपके सामने सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात करते हैं BLA के हवाले से कि पाकिस्तान में BLA कैसे बनी, किस तरीके से ये इसने पाँव जमाए। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीम BLA की ट्रेन हाईजैक करके जो सैकड़ों शहरियों को उन्होंने यरगमाल बनाया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद एक मरतबा फिर कलदम BLA का नाम इस वक्त ज़ेर बहस है। इंटरनेशनल मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया तो खैर उस पर बात नहीं करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर बात हो रही है। ये तंजीम बलूचिस्तान में होने वाले मुतअद्दिद कार्रवाइयों में समेत सूबे भर से, कराची में आपको याद होगा एक स्टॉक एक्सचेंज या चीनी कौंसल खाने पर हमले हों या दीगर हमले हों, वो भी शामिल हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। अगर BLA की हम बात करें तो लगभग 55 बरस हो गए हैं इसको बनते हुए, और इस तंजीम के 2 धड़े हैं बलूचिस्तान में जो इस वक्त कार्रवाई करते हैं। तंजीम का एक धड़ा जो है उसके सरबराह बशीर ज़ेब है, जबकि तंजीम के एक धड़े के सरबराह, दूसरे सरबराह जो हैं वो बयार मरी हैं। उन दोनों को अगर आप देखें तो वो लंदन में मुकीम है। यमन की बात करें, मैंने आपको बताया था कि यमन जो सूरत हाल में, इस सारी सूरत हाल में जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया वो आपके सामने है। लेकिन यमन ने अपने साहिल के करीब अहम समुद्री इलाकों में इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए फ़ौजी कार्रवाई के दोबारा आगाज़ का ऐलान किया है। ये ऐलान उस डेडलाइन को ख़त्म करने यानी ख़त्म होने के बाद किया गया जब इसराइल को गज़ा की पट्टी के रास्ते यानी दोबारा खोलने और जंग ज़दा और गरीब फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद की इजाज़त देने के लिए दी गई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब यमन ऑलरेडी डेडलाइन दे चुका है, और जिस तरीके से यमन ने इस सारी जंग में गज़ा का बग़ैर किसी रिक्वेस्ट के, यानी हमास की तरफ से कोई रिक्वेस्ट तो नहीं की गई थी, लेकिन जंग में उतरे, और जंग में ना सिर्फ उतरे बल्कि उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की वो भी आपके सामने, और तकरीबन 200 से ज़ायद अमेरिका, बरतानिया, इज़राइल, अरब दुनिया के, तुर्की के जहाज़ों को उन्होंने तबाह किया। और फिर बहर अहमर, रेड सी के वजह से अगर हम देखें तो उसको एक कब्रिस्तान बना दिया उन्होंने इन तमाम तर जहाज़ों के लिए। बाकायदा उनके खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन भी हुए, और उन ऑपरेशन में आपको याद होगा कि बहरीन और दीगर अरब ममालिक ने ना सिर्फ ताउन किया बल्कि अपने जो हुदूद थे वो भी इस्तेमाल करने की इसराइल और अमेरिका और बरतानिया को इजाज़त दी, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब ना हुए। अब यमन के जो सरबराह हैं अब्दुल मालिक हौसी, उन्होंने जो बयान किया था, उन्होंने कहा था कि हमास यानी इस अल्टीमेटम जो उन्होंने दिया था, एक तरफ तो हमास ने इसकी हिमायत की कि भाई अच्छी बात है, जिसमें इसराइल को 4 दिन की मोहलत दी गई थी। दीगर इसराइल जज के खिलाफ बहरी कार्रवाइयाँ होंगी, इसराइली हुकूमत को 4 दिन ख़त्म हो गए। अब मसला ये है कि भाई साहब वो कहते हैं कि 15 माह से जो जारी नस्ल कुशी, इसका ख़ात्मा होना चाहिए, और अगर ख़ात्मा नहीं होगा तो फिर हम आपकी वोट लगाएंगे, और वो लगा रहे हैं। तो भाई साहब एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी, यमन अब मैदान में आ चुका है, खुल के आ चुका है। दूसरी जानिब सीरिया में दाइश बड़ी तेज़ी से फैल रही है। दावा जो है उर्दन की नई यानी सीरिया की नई अबूरी हुकूमत पर बड़ा इल्ज़ाम उर्दन ने लगाया है। वो कहते हैं कि मशरिक़ वस्ती में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान दाइश एक बार फिर मुनज़्ज़म हो रही है और जदीद हथियारों से लैस है, मज़ीद आगे बढ़ रही है। शाम में जारी फ़िरक़ावाराना कत्ल व गारत, अदम इस्तेहकाम इस शिद्दत पसंद तंजीम को अपनी ताकत दोबारा हासिल करने का मौका फराहम कर रहा है। सवाल से उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़दी ने तनबीह के शाम अबूरी सियासी सूरत हाल दाइश की बहाली के लिए साज़गार साबित हो रही है, जिसके नतीजे में इस तंजीम की सरगर्मियाँ एक बार फिर मशरिक़ वस्ती को दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहा है। पूरी पटली हमवार करने की कोशिश की गई ताकि इराक़, ईरान, दीगर ममालिक को ख़त्म किया जाए, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू हो जाए। इसराइल के लिए ग्रेटर प्लान का जो नक्शा है वो तैयार कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल कोई नई नहीं है। सो दाइश को फैलाने के लिए जो काम उन्होंने किया वो आपके सामने है।
بہرحال آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے بات کی کہ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے فوجی امداد اور انٹیلیجنس کے تبادلے کی حالیہ معطلی ختم کر دی اور یوکرین نے کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ 30 دن کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ یہ بات امریکہ کے یوکرین کے اعلیٰ عہدیداروں نے منگل کو سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات کے بعد بتائی۔ انتظامیہ نے ایک ہفتہ قبل یوکرین کے صدر زیلنسکی کے خلاف یہ اقدامات کیے تھے کہ وہ روس کے جنگ کے خلاف مذاکرات میں شریک ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ اب روس کو جنگ بندی کی اس پیشکش کرے گا تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ دوسرے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سچویشن ویسی کی ویسی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی پر آمادگی سے پہلے یوکرین نے پیر کی رات روس پر 300 سے زائد ڈرون بڑے فضائی حملہ کیا تھا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے تھے۔ روسی میڈیا نے سوال سے کہنا تھا کہ یوکرین کی جانب سے بھیجے گئے 91 ڈرون ماسکو تک پہنچ گئے تھے جنہیں تباہ کر دیا گیا۔ تاہم اب روس نے یوکرین کے دارالحکومت پر کیف پر جوابی فضائی حملہ کیا ہے۔ میئر کیف کا دعویٰ کہ روس نے رات پر فضائی حملے کیے۔ حملے کے نتیجے میں کتنا نقصان ہو اس سوال سے اطلاعات تو نہیں آ رہی ہے، لیکن واضح رہے کہ آپ کی طرف ایک طرف تو یہ سچویشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب معاملات روک تھام کی طرف جانی چاہیے، معاملات صلح کی طرف جانی چاہیے، معاملات جنگ بندی کی طرف جانی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے تاکہ امن کی بحالی جو ہے جس کا خواب ٹرمپ نے دیکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے چاہتے ہیں، وہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔